नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेगा टेक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, हाउ मोबाइल फ़ोन वर्क्स। तो दोस्तों, मोबाइल तो आप सभी ने चलाया होगा। जैसे अगर आपको किसी के पास कॉल करना है तो आप मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और कॉल लग जाएगी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी दूर तक हमारी बातें ऐसे हवा में उड़कर कैसे चली जाती हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आती रहें। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोगों के लिए मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपके दिमाग में ऐसे सवाल ज़रूर आते होंगे कि मोबाइल फ़ोन से कॉल कैसे संभव हो पाती है और मोबाइल कम्युनिकेशन के अलग अलग जनरेशन क्यों होते हैं। तो आइए मोबाइल कम्युनिकेशन के पीछे की तकनीकी के बारे में जानते हैं। जब आप अपने फ़ोन पर बात करते हैं तो आपके फ़ोन का माइक्रोफोन आपकी आवाज़ को सुन लेता है। फिर माइक्रोफोन एक मैम सेंसर और आईसी की मदद से आपकी आवाज़ को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। डिजिटल सिग्नल आपकी आवाज़ को 0 और 1 के रूप में ट्रांसमिट कर देते हैं। आपके फ़ोन के अंदर स्थित एक एंटीना इन 0 और 1 के सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है और उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदलकर ट्रांसमिट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 0 और 1 के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी फेज या इनके कॉम्बिनेशन जैसे वेव के गुणों को बदलता है। उदाहरण के लिए फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 0 और 1 को क्रमशः लो और हाई फ्रीक्वेंसी के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है। इसलिए अगर आप इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपने मित्र के फ़ोन तक भेजने का तरीका पता कर लें तो आप एक कॉल कर पाएंगे, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगें अधिक लंबी दूरी तय करने में सक्षम नहीं होती हैं। भौतिक वस्तुओं, इलेक्ट्रिक उपकरणों और कुछ पर्यावरणीय फैक्टर्स के कारण यह तरंगें नष्ट हो जाती हैं। वास्तव में अगर ऐसी कोई समस्या ना भी हो तो पृथ्वी के वक्राकार होने के कारण से ये वेव्स हमेशा एक्सिस्टेंस में नहीं रह सकती। इस समस्या का समाधान करने के लिए सेल्यूलर तकनीक का प्रयोग करके सेल टावर बनाए गए। सेल्यूलर तकनीक में एक ज्योग्राफिक रीजन को 8 एस्पेक्ट्स वाली या ऑक्टागोनल सेल में बांटा जाता है, जिसमें हर सेल का अपने टावर और फ्रीक्वेंसी स्लॉट होता है। आमतौर पर ये सेल टावर वायर्स द्वारा जुड़े होते हैं या विशेष रूप से कहें तो ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े होते हैं। इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को जमीन के नीचे या समुद्र में बिछाया जाता है ताकि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बनाई जा सके। आपके फ़ोन द्वारा पैदा की गई विद्युत चुंबकीय तरंगें आपके सेल में स्थित टावर को पहुंचती हैं और वहां उन्हें हाई फ्रीक्वेंसी वाले लाइट पल्स में बदल दिया जाता है। इन लाइट पल्सेस को टावर के बेस में स्थित बेस ट्रांसीवर बॉक्स में सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। प्रोसेसिंग के बाद वॉइस सिग्नल को डेस्टिनेशन टावर तक भेजा जाता है। डेस्टिनेशन टावर में पल्सेस प्राप्त होने पर डेस्टिनेशन टावर उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलकर बाहर ब्रॉडकास्ट कर देता है और आपके दोस्त का फ़ोन उन सिग्नल को एक्सेप्ट कर लेता है। ये सिग्नल फिर ठीक उल्टी प्रक्रिया से गुजरते हैं और आपका दोस्त आपकी आवाज़ को सुन पाता है। इसलिए यह सच है कि मोबाइल कम्युनिकेशन पूरी तरह वायरलेस नहीं होता है। इसमें वायर वाले माध्यम भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इस तरह मोबाइल कम्युनिकेशन को अंजाम दिया जाता है। लेकिन एक बड़ी समस्या और है। मोबाइल कम्युनिकेशन केवल तभी सफल हो सकता है जब टावर सिग्नलों को आपके दोस्त के फ़ोन पर भेजे। लेकिन आपके टावर को कैसे पता चलता है कि आपका दोस्त किस सेल टावर के क्षेत्र में है? वैसे इस प्रक्रिया के लिए सेल टावर को मोबाइल स्विचिंग सेंटर से मदद मिलती है। एमएससी सेल टावर के ग्रुप का सेंट्रल पॉइंट होता है। आगे बढ़ने से पहले आइए एमएससी के बारे में बेहतर तरीके से समझते हैं। जब आप एक सिम कार्ड खरीदते हैं तो सदस्यता से जुड़ी सारी जानकारियों को एमएससी या मोबाइल स्विचिंग सेंटर पर पंजीकृत किया जाता है। ये एमएससी आपका होम एमएससी होता है। होम एमएससी सर्विस प्लान आपकी वर्तमान स्थिति और आपकी गतिविधियों की स्थिति जैसी सूचनाएं स्टोर करता है। अगर आप अपने होम एमएससी की रेंज से बाहर चले जाते हैं तो एक नया एमएससी आपको सेवाएं प्रदान करता है, जिसे फॉरेन एमएससी कहते हैं। जैसे ही आप फॉरेन एमएससी के क्षेत्र में आते हैं, यह आपके होम एमएससी से संपर्क करता है। संक्षेप में कहें तो आपके होम एमएससी को हमेशा यह पता होता है कि आप कौन से एमएससी के क्षेत्र में हैं। यह समझने के लिए सब्सक्राइबर एमएससी क्षेत्र के अंदर कौन से सेल के क्षेत्र में हैं। एमएससी कुछ तकनीकों का प्रयोग करता है। उसका एक तरीका है
कि एक निश्चित अवधि के बाद सब्सक्राइबर की लोकेशन को अपडेट किया जाए। जब फ़ोन एक पूर्व निर्धारित टावरों की संख्या को पार करता है तो लोकेशन फिर से अपडेट की जाती है। इनमें आखिरी लोकेशन वो होती है जबकि फ़ोन चालू किया गया था। आइए एक उदाहरण के साथ इन प्रोसीजर्स को समझते हैं। मान लेते हैं कि कीर्ति वासु का नंबर मिलाती है। कॉल की रिक्वेस्ट कीर्ति के होम MSC तक पहुंचती है। वासु का नंबर मिलने के बाद रिक्वेस्ट को वासु के होम MSC पर भेजा जाता है। अब वासु का MSC उसके वर्तमान MSC का पता लगाता है। अगर वासु अपने होम MSC में है तो कॉल की रिक्वेस्ट को तुरंत उसके वर्तमान सेल की लोकेशन द्वारा भेज दिया जाएगा और यह भी जांच करेगा कि वासु पहले से ही किसी कॉल पर तो नहीं है या उसका मोबाइल बंद तो नहीं है। अगर सब कुछ सही होता है तो वासु के फ़ोन की रिंगटोन बजने लगेगी और कॉल कनेक्ट की जाएगी। लेकिन अगर वासु अपने होम MSC में नहीं है तो वासु का होम MSC फॉरेन MSC को कॉल की रिक्वेस्ट भेज देगा। फॉरेन MSC भी वासु के फ़ोन का पता लगाने के लिए पहले समझाई गई प्रक्रियाओं को दोहराएगा और फिर कॉल लग जाएगी। फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आइए समझते हैं। 0 और 1 के डिजिटल कम्युनिकेशन को भेजने के लिए हर सब्सक्राइबर को एक फ्रिक्वेंसी रेंज आवंटित की जाती है, लेकिन सेल्यूलर कम्युनिकेशन के लिए उपलब्ध फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम सीमित होता है। जबकि दुनिया में खरबों सब्सक्राइबर मौजूद हैं, इस समस्या का समाधान करने के लिए 2 तकनीकों की मदद ली जाती है। एक फ्रिक्वेंसी स्लॉट वितरण और 2 मल्टीपल एक्सेस तकनीक। पहली तकनीक में अलग अलग फ्रिक्वेंसी स्लॉट्स अलग अलग सेल टावर को सावधानीपूर्वक आवंटित किए जाते हैं। मल्टीपल एक्सेस तकनीक में फ्रिक्वेंसी स्लॉट्स को सेल के क्षेत्र में मौजूद एक्टिव उपयोगकर्ताओं के बीच कुशलतापूर्वक बांटा जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि मोबाइल फ़ोन तकनीक के विभिन्न जनरेशन क्यों होते हैं। 1G ने पहली बार बिना तार का फ़ोन रखना संभव बनाया, लेकिन 1G के साथ 2 बड़ी समस्याएं थीं। पहली समस्या यह थी कि वायरलेस प्रसारण एनालॉग फॉर्मेट में था। एनालॉग सिग्नल बाहरी कारकों से आसानी से बदले जा सकते हैं, इसलिए इसमें आवाज़ की गुणवत्ता और सुरक्षा का स्तर खराब था। दूसरी समस्या यह थी कि इसमें फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस तकनीक का प्रयोग किया गया था, जो उपलब्ध स्पेक्ट्रम का प्रयोग डिसकंटिन्यूअस तरीके से करती थी। इन्हीं कारणों से मोबाइल कम्युनिकेशन की दूसरी जनरेशन का मार्ग प्रशस्त हुआ। 2G में डिजिटल मल्टीपल एक्सेस तकनीक का प्रयोग किया गया, जिसे TDMA या CDMA तकनीक कहा गया। दूसरी जनरेशन में क्रांतिकारी डेटा सेवाएं, SMS और इंटरनेट ब्राउजिंग भी लाई गई। 3G तकनीक डाटा ट्रांसफ़र की हाई स्पीड प्रदान करने को ध्यान में रखकर बनाई गई। इसमें WNCD मल्टीप्लेक्स एक्सेस तकनीक का प्रयोग करने के साथ साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंडविड्थ को बढ़ाया गया। 2 Mbps की 3G स्पीड से उपयोगकर्ता GPS, वीडियो और वॉइस कॉल आदि का डेटा भेज सकते थे। बेसिक फ़ोन को स्मार्टफोन में बदलने में 3G का एक बड़ा कदम था। इसके बाद 4G आया, जिसमें 20 से 100 Mbps की स्पीड प्राप्त की गई, जो हाई रेजोल्यूशन और टेलीविज़न के लिए उपयुक्त थी। यह हाई स्पीड OFD मल्टीपल एक्सेस तकनीक और MIMO तकनीक के कारण संभव हो पाई। MIMO में मोबाइल फ़ोन और टावर दोनों के अंदर मल्टीपल ट्रांसमीटर रिसीवर एंटीना का प्रयोग होता है। मोबाइल कम्युनिकेशन की अगली जनरेशन 5G है, जो बाज़ार में बस आने ही वाली है और इसमें अधिक उन्नत MIMO तकनीक और मिलीमीटर वेव्स का प्रयोग होगा। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे बिना ड्राइवर की कार और स्मार्ट होम आदि को सपोर्ट करने के लिए बाधा रहित कनेक्टिविटी दी जाएगी। दोस्तों, आप हमें सुझाव दे सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत सारा मोटिवेशन देता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।